राधे राधे सभी को, कैसे हो सारे। आज हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। अब रिफ्रैक्शन तो भैया आपने पढ़ा दिया। अभी हमने जो रिफ्रैक्शन पढ़ा था वो बहुत छोटा रिफ्रैक्शन था। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब जो हमारे ब्रह्मांड के लेवल पर जो रिफ्रैक्शन होता है वो कैसे होता है और उसमें क्या क्या फिनोमिना होते हैं। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है देखो इस चैप्टर का, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आराम से सुनना। हर टॉपिक का मेन जो क्रक्स है, जो मेन रस है, आंसर का वो सेम ही आएगा सबका। अगर तुम नोटिस करोगे तो हर चीज का आंसर सेम ही तरीके से मिलेगा। बस तुम सुनते जाना, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कैसे सेम मिलेगा, क्या होगा, सब आगे पता चल जाएगा। अब देखो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सबसे पहले मैं बता दूं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता क्या है। Atmospheric refraction is a phenomenon where light bends as it passes through different layers of Earth atmosphere। अब इतनी इंग्लिश तो समझ में नहीं आई होगी। देखो मैं समझाता हूँ। देखो जैसे ये हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ के ऊपर अलग अलग एयर की लेयर्स रहती हैं। जैसे कोई थोड़ी सी गर्म होती है, कुछ थोड़ी सी डेंस होती है। तो उससे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ना चेंज हो जाता है। जो हमारी धरती की ऊपर की एयर एयर होती है, एयर की लेयर होती है। जैसे कि देखो यहाँ पे ये अर्थ है, ये ऊपर और लेयर्स बनी हुई है ना, इस टाइप से यहाँ पे ये हमारा अलग अलग सिस्टम हो जाता है कि हर जगह ना अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये जो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। अब रिफ्रैक्शन किस चीज का होता है, वो रिफ्रैक्शन होता है सनलाइट का, क्योंकि सबसे बड़ा सोर्स लाइट का सन ही होता है। ठीक है, तो हम सनलाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, मतलब हम नहीं करते हैं, मतलब होता है। सन की जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट होती है और हमारी आइज तक पहुंचती है। अब देखो, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है वो क्यों होता है। पहला, टेम्परेचर डिफरेंस। द एयर जस्ट अबव द फायर इज हॉटर एंड लेस डेंस देन द कूलर एयर अबव इट। ठीक है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हवा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता रहता है। क्योंकि जो थोड़े गर्म जोन के पास होती है वहां की हवा क्या होती है, गर्म होगी और कम डेंस होगी, क्योंकि जो गर्म चीज होती है वो कम डेंस होती है। अब ये कैसे पता चले कि जो गर्म चीज होती है वो कम डेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने हॉट एयर बलून लिए। हॉट एयर बलून कैसे काम करते हैं कि हम आग जला देते हैं। आग जलाते हैं तो उससे जो आसपास की एयर होती है वो कैसी हो जाती है, हल्की हो जाती है। हल्की हो जाती है मतलब लेस डेंस हो जाती है। लेस डेंस हो जाती है, इस वजह से वो ऊपर की तरफ जाती है। अब वो एयर ऊपर की तरफ जा रही है तो वो जो हम बलून सा बना के रखते हैं ना अपने हॉट एयर बलून में, जो बलून होता है उसके अंदर वो एयर भर जाती है। अब वो एयर कहाँ जा रही है, ऊपर। इस वजह से हमारा हॉट एयर बलून उड़ता है। तो इसमें मैंने हॉट एयर बलून का भी तुम्हें काम बता दी कैसे होता है। यही चीज है कि टेम्परेचर डिफरेंस, और जहाँ पे एयर जो होती है वो ठंडी होती है वो ज्यादा डेंस हो जाती है। ठीक है, ठंडी एयर ज्यादा डेंस, गर्म एयर कम डेंस। ठीक है, अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएशन, वही सब लिखा हुआ है। हॉटर एयर जो होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और कूलर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। ठीक है, अब आता है फ्लक्चुएटिंग पोजीशन। ड्यू टू द वेरिंग फिजिकल कंडीशंस ऑफ एयर, द अपैरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सीन थ्रू इट चेंजेस कॉजिंग द वेवरिंग इफेक्ट। इसका क्या मतलब है, मौसम बदलते हैं, हवा स्टिल तो नहीं है ना, हवा तो चेंज हो रही है। धरती जो है, धरती भी हमारी घूम रही है। जो स्पेस में फिनोमिना होते रहते हैं, कॉमेट्स वगैरह होते हैं, या फिर अलग अलग चीजें, बहुत चीजें होती हैं हमारे स्पेस में, जिसकी वजह से फ्लक्चुएटिंग पोजीशन होती है। फ्लक्चुएटिंग मतलब पोजीशन जो है वो बार बार बदलती रहती है। मतलब कभी जो लेस डेंस एयर है वो ऊपर चली जाएगी, कभी जो लेस डेंस एयर है वो नीचे चली जाएगी। इस टाइप की चीजें होती रहती हैं, जिस वजह से हमारी जो सतह है वो अलग अलग बन जाती है कि कोई किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किसी का कम है। इस टाइप से अलग अलग लेयर बन जाती है, एक लेयर ये, एक लेयर ये, एक लेयर इसके नीचे, इस टाइप से कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। इस वजह से हमारे पास अलग अलग सोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है, सोर्सेज मतलब मीडियम, वो मीडियम जिससे हमारा रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब जो हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, इसी का एक एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। मतलब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो भी इस रिफ्रैक्शन के फिनोमेना की वजह से होता है। अब ट्विंकलिंग का तो मतलब पता होगा ना, तारे टिमटिमाना। तारे रियल में थोड़ी कोई यार वहां तारे टिमटिमा रहे हैं, कोई बल्ब स्विच ऑन ऑफ थोड़ी कर रहा है। ट्विंकलिंग का मतलब है कि देखो जो तारा है, तारा मतलब स्टार, जो हमारा वो स्टिल है ऊपर। ठीक है, अब ये मैंने तुम्हें बताया कि अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं एयर की, जो कि किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ठीक है, यहाँ से हमारी स्टार से आ रही है लाइट। अब ये जो स्टार से लाइट आ रही है ये बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है अलग अलग एयर की लेयर्स की वजह से। और वो बार बार मुड़ मुड़ के जब हमारे पास हमारी आंखों में पड़ रही है तो हमें एक स्टार की अपेरेंट पोजीशन दिखाई देती है। अपेरेंट का मतलब होता है नकली। देखो जैसे ये फिगर देखो, इस फिगर के अंदर यहाँ पे हमारे स्टार का असली पथ है। ठीक है,
लेकिन ये रिफ्रैक्ट होते 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 हमको नजर आता है कुछ इधर। अब हमें क्या लगेगा, हमें तो यही लगेगा ना कि ये जो जहां से लाइट आ रही है वहीं पे उसकी पोजीशन है। हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं, क्योंकि हमारी आंखों का ये मानना है कि जहां से लाइट आ रही है वहीं पे ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि हम देख क्यों पाते हैं, हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था ना कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वाइट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंखों में पड़ती है उसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। सेम फिनोमेना यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, अब ये चीज पढ़ना चाहूँ तो ये मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होती है, कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन, की कॉन्टिन्यूस बार बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। अपेरेंट पोजिशन शिफ्ट, पोजिशन शिफ्ट का मतलब द एटमॉस्फेयर बैंड स्टारलाइट मेकिंग स्टार्स अपीयर थ्रू हायर, यही सब लिखा हुआ है एक्चुअल पोजीशन। इसका मतलब हमें लगता है कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही रियल में, लेकिन हमें लगता है कि स्टार की पोजीशन जो है चेंज हो रही है। अब ये पॉइंट साइज सोर्स, मतलब देखो अब स्टार पॉइंट साइज सोर्स तो नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा जायंट होता है स्टार, लेकिन हमें जिस दिशा से दिखता है हमें तो वो पॉइंट सोर्स ही दिखाई देता है ना। तो डिस्टेंट स्टार्स अपीयर्स एट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, दिस कॉजेज देयर लाइट टू फ्लक्चुएट मेकिंग देम अपीयर टू फ्लिकर। उस पॉइंट से निकलती हुई रोशनी हमें ऐसी लगती है जैसे कि वो जो तारा है वो जल बुझ रहा है, जल बुझ रहा है, वो हमें लगता है, रियल में नहीं हो रहा। ये सब हमें सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लगता है। यही फिनोमिना होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। अब इन पॉइंट्स को तुम पढ़ना, एज इट इज पेपर में लिख देना, फुल नंबर आ जाएंगे। हो सके तो ये डायग्राम भी बना देना। कौन सा, ये फिगर 11.9, वैसे वाला डायग्राम भी बढ़िया है, ये भी बना सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब क्या है भैया, ये प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते, तारे करते हैं, प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते। अब देखो, प्लैनेट्स बीइंग मच मच क्लोजर टू अर्थ, प्लैनेट जो होते हैं वो धरती के पास होते हैं, एंड सीन एक्सटेंडेड सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ न्यूमरस पॉइंट सोर्सेज। यहाँ पे इसका आंसर है। अभी हमने स्टार में क्या देखा, स्टार में देखा ना कि वो हमें सिंगल पॉइंट सोर्स की तरह कंसिडर करते हैं, लेकिन जो प्लेनेट है वो पास होता है धरती के, इसलिए हम उसको कलेक्टिव न्यूमरस पॉइंट सोर्सेज, मतलब कई सारे पॉइंट्स का एक संगम मान सकते हैं, संगम माने कि ग्रुप मान सकते हैं। ठीक है, तो वो उसमें भी ये फिनोमिना होगा रिफ्रैक्शन का, प्रॉपर हो रहा होगा ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना, लेकिन उसमें जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है ना, वो एक दूसरे को नलीफाई कर देता है। नलीफाई मतलब एक दूसरे को काट देता है, कैंसिल आउट कर देता है। इस वजह से हमें लगता है कि जो प्लेनेट है वो स्टेडी है। ठीक है, इस यही कारण है कि प्लेनेट जो है वो ट्विंकल नहीं करते। अब देखो, अब आता है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज का क्या मतलब है, देखो सूरज, जैसे सूरज सुबह उगता है, अब सूरज कई बार ये कई बार क्या मतलब रोज ही होता है, इस सूरज जो है वो उगा नहीं होता लेकिन हमें पहले दिख जाता है, या फिर सूरज रियल में तो ढल चुका होता है लेकिन हमें थोड़ी देर बाद दिखाई देता है कि सूरज ढल चुका है। वो क्यों होता है, अब उसका भी बिल्कुल सेम कारण है। क्या कारण है, जो होती है हॉरिजॉन। हॉरिजॉन मतलब एक एक लाइन हमने मान रखी है कि इस हॉरिजॉन के ऊपर हम देख सकते हैं, हॉरिजॉन के नीचे नहीं देख सकते, इस टाइप से तुम मान लो। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। अब ये जो सन है, सन, एक्चुअल सन की पोजीशन कहाँ है, ये नीचे की साइड है, जहाँ पे ये मेरा एरो दिख रहा है, ये नीचे की साइड एक्चुअल सन की पोजीशन है। अब क्या है, यहाँ से हो रहा है रिफ्रैक्शन, किसका, सनलाइट का। सनलाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, होते होते ये इसकी आंखों में यहाँ पड़ रहा है, लेकिन अब मैं इसको एक्सटेंड करूं तो मुझे क्या लगेगा कि ये सूरज जो है, ये जो लाइट है, ये यहाँ से आ रही है, और जहां से लाइट आ रही है हमारे लिए ऑब्जेक्ट वही है, हमारी आंखें यही मानती हैं। बिल्कुल सेम चीज कहाँ होती है, डिलेट सनसेट में, मतलब ये हॉरिजन के ऊपर का हिस्सा हम देख पाते हैं। अब देखो एक्चुअल सन पोजिशन, अब देखो सन जो है ऊपर की पोजीशन यहाँ पे है, एक्चुअल में सन की पोजीशन यहाँ पर है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से हमें लगता है कि सन जो है वो ढल चुका है। ठीक है, यही सब है, इसको तुम रीड मार सकते हो, ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे अच्छी तरह। ठीक है, अब क्या आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का क्या मतलब होता है, स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखर जाना, बट जाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने गेहूं के दाने बिखरा दिए जमीन पे, तो हम क्या कहेंगे, स्कैटरिंग ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, इस टाइप की चीजों को हम कहते हैं स्कैटरिंग। अब भैया लाइट की स्कैटरिंग कैसे होगी, लाइट की स्कैटरिंग होती है द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद ऑब्जेक्ट्स क्रिएट मैनी नेचुरल फिनोमेना। मतलब स्कैटरिंग से देखो ये फिनोमेना होते हैं। वैसे मैं तुम्हें बताता हूँ स्कैटरिंग कैसे होती है। मान लो हमारी जो एयर है, एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना, कुछ पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे से, जो हमें दिखता है। अभी मैं बताऊंगा टिंडल इफेक्ट, उसमें और ढंग से समझ में आएगा कि हमारे पास एक छोटा सा पार्टिकल है। ठीक है, अब वो छोटे से पार्टिकल पे आई लाइट, अब वो जो छोटा सा पार्टिकल है ना, वो लाइट को इधर उधर इधर उधर स्कैटर कर देता है। ठीक है, ठीक है, इसी चीज को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इससे कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, ब्लू स्काई, आसमान नीला क्यों होता है ये हमें ऐसे पता चलता है। कलर ऑफ डीप सी, जो
डीप सी मतलब जो गहराई में जो हमारा समुद्र है वो कैसा दिखता है, वो चीज हमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट से मिलती है। मतलब जैसा दिखता है वो क्यों दिखता है, ये चीज हमें पता चलती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। या फिर रेड सनराइजेस एंड सनसेट्स, मतलब जब सूरज उगता है तब लाल दिखाई देता है ना, एकदम सुर्ख लाल, या फिर जब डूबता है तब दिखता है सुर्ख लाल एकदम, ठीक है। वरना नॉर्मली तो हमें येलो दिखाई देता है सूरज, लेकिन जब सनसेट या सनराइज होता है उस टाइम हमें रेड दिखाई देता है। यही सब हम पढ़ेंगे इसमें। अब प्रीवियस नॉलेज वो स्कैटरिंग ऑफ, अब कॉलॉइड और सस्पेंशन तुम्हें पता होगा, मैं उम्मीद करता हूँ केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। कॉलॉइड्स में क्या होते हैं, कुछ कॉलॉइड और सस्पेंशन में सिर्फ ये होता है कि पार्टिकल साइज का डिफरेंस होता है। अब पार्टिकल साइज का क्या डिफरेंस होता है केमिस्ट्री में पढ़ो, फिजिक्स में नहीं बताऊंगा। देखो, अब आ जाता है हमारे पास टिंडल इफेक्ट। द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स इन अ कॉलॉइड, मतलब एक पर्टिकुलर साइज होता है कि उसके पार्टिकल्स का, ठीक है। और इन वेरी फाइन सस्पेंशन, फाइन सस्पेंशन मतलब बहुत छोटे छोटे बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे पता चलता है हमें टिंडल इफेक्ट, मतलब फॉर एग्जाम्पल तुमने कभी देखा होगा खिड़कियों से आती हुई धूप, वो है ये देखो, यहाँ पे खिड़कियों से धूप आ रही है, तो हमें ना यहाँ पे जब ये जो धूप होती है इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। अब वो पार्टिकल्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, और जिस चीज पे हमें लाइट पड़ती है वो हमें दिखाई देता है। इसी टाइप के फिनोमिना को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अगर तुम्हें पेपर में लिखने के लिए एग्जांपल्स आएंगे, तुम इस टाइप का एग्जांपल लिख सकते हो कि हमें विंडोज से आती हुई लाइट दिखती है, या फिर तुम एग्जांपल लिख सकते हो फॉरेस्ट का, ठीक है। अब देखो यही सब इसके अंदर लिखा हुआ है। अब बाकी जो आसमान नीला क्यों होता है और सूरज लाल क्यों होता है, ये सब आगे इसके एप्लीकेशंस हैं जो मैं आप बताऊंगा। देखो, अब आता है वाई स्काई इज ब्लू, आसमान नीला क्यों होता है, ठीक है। अब आसमान नीला क्यों होता है, क्योंकि देखो सूरज से हमारे पास, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, व्हाइट लाइट जो होती है, व्हाइट लाइट के अंदर कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया था। कौन से, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक है, ये सब कलर्स होते हैं। अब क्या है इसमें, देखो पढ़ो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड फाइन पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। इसका मतलब जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होते हैं वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से भी छोटे होते हैं, क्योंकि वेवलेंथ को हम नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम्स में नापते हैं। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹मीटर्स, और एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इसमें इस रेंज में हम नापते हैं। तो ये जो रेंज होती है ना एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स की, वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ से भी छोटी होती है। उनका जो साइज होता है वेवलेंथ से छोटा होता है विजिबल लाइट की। तो दीज पार्टिकल्स स्कैटर शॉर्टर वेवलेंथ, इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसी वजह से शॉर्टर वेवलेंथ को स्कैटर कर पाते हैं, लेकिन जो लॉन्गर वेवलेंथ है ना उसको स्कैटर नहीं कर पाते। सबसे शॉर्टर जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इन सब की होती है छोटी, ठीक है। फिर उसके बाद ऑरेंज, ग्रीन, रेड, इन सब की बढ़ती चली जाती है धीरे धीरे वेवलेंथ, ठीक है। इसीलिए जो कलर स्कैटर होता है वो होता है ब्लू, सबसे ज्यादा स्कैटर कलर होता है ब्लू हमारा, ठीक है। तो इसी देखो यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे वॉयलेट भी हो रहा है, ब्लू भी हो रहा है, सब स्कैटर हो रहा है, वो सब मिल मिलके हमें थोड़ा ब्लूइश सा दिखाई देता है। बाकी कलर स्कैटर नहीं हो पाते, क्यों नहीं स्कैटर हो पाते, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा है। यही चीज, इसी वजह से हमें जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो नीला कलर है वो सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है, ठीक है। यही रीजन था वाई स्काई इज ब्लू का। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जो बादल होते हैं, जो हमारे क्लाउड होते हैं, वो व्हाइट क्यों होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसको पढ़ो समझो, सब कुछ मैं परोस के नहीं दूंगा, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, वाई डज द सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट। अब देखो इसका भी रीजन है, लॉन्गर लाइट पाथ, मतलब जो रास्ता होता है लाइट का वो दूर, मतलब खूब ज्यादा होता है। अब देखो सीधी बात मैं तुम्हें बताऊं, मैंने तुम्हें बताया ना कि शॉर्टर जो चीज वेवलेंथ होती है वो स्कैटर कर जाती है, यही बताया ना कि शॉर्टर वेवलेंथ की जो हमारी लाइट्स होती है वो स्कैटर कर जाती है। तो लॉन्गर वेवलेंथ की जो है वो तो हमारे पास सीधी आ रही है ना। तो लॉन्गर वेवलेंथ में सबसे ज्यादा कौन सी होती है, विब ग्योर में सबसे लास्ट में क्या आता है, रेड आता है ना। तो रेड जो है वो हमें सीधा आता हुआ दिखाई देता है कहाँ से, सन से, क्योंकि बाकी कलर्स तो स्कैटर कर गए ना। यही रीजन है कि हमें जो सनराइज और सनसेट है उसके टाइम पे जो सूरज का कलर है वो रेड दिखाई देता है, ठीक है। यही सब इसमें मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, इसको पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो यही चीज लिखी हुई है, ये सूरज से रोशनी आ रही है, ये ब्लू कलर तो आसमान में स्कैटर हो गया, लेकिन हमारी आंखों में क्या है, हमारी आंखों में आया ये रेड कलर, ठीक है। यही चीज है इसमें, इसे तुम देख सकते हो। अब ये तुम्हारा एक होमवर्क क्वेश्चन है कि व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। मतलब एस्ट्रोनॉट मतलब जो स्पेस में होगा इंसान, वो उस इंसान को जो स्पेस है वो डार्क क्यों दिखाई देता है ब्लू की वजह। अब ये भी तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है,
एक चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि मैंने तुम्हें क्या बताया कि पार्टिकल्स होते हैं कुछ स्पेस। स्पेस में जो है, स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं होता लाइट को स्कैटर करने के लिए। ये बहुत बड़ा हिंट है। इस हिंट के सहारे तुम पहले सोचो इस आंसर को कि इसका आंसर हो क्या सकता है। उस आंसर को सोचो, उस आंसर को अपनी कॉपी में लिखो। उसके बाद इसका सॉल्यूशन तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा, गूगल पे देख लो, चैट जीपीटी पे देख लो, कहीं भी देख लो, तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद और अगर ये सब नहीं देखना, एनसीईआरटी में भी हो सकता है हो, मेरे को ध्यान नहीं है इस टाइम, लेकिन शायद एनसीईआरटी में नहीं है, तो तुम इसको गूगल करके देखना और फिर अपने आंसर से मैच करना। अगर आंसर तुम्हारा मैच कर जाता है तो इसका मतलब तुम्हें हर चीज समझ में आ गई है। और अगर आंसर मैच नहीं करता है तो भी तुम्हें 10 बातें नहीं पता चली होंगी, सोचने का तुम्हें तरीका पता चला होगा कि इस चैप्टर को कैसे सोचना है। अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो आप अच्छी तरह इस चैप्टर की प्रैक्टिस करो। अब कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर में आते हैं जो लाइट से रिलेटेड है, जो न्यूमेरिकल्स टाइप आते हैं। अब उसमें क्या होगा, उसमें पावर वगैरह के क्वेश्चंस दे देंगे इस चैप्टर का यूज करके कि एक मायोपिक पर्सन है, उसके चश्मे की पावर इतनी है, तो बताओ फोकल लेंथ कितनी हुई। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए मैं लाइट को और इस चैप्टर को एक ही कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो उनको कराने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो हम कर चुके हैं पुराने चैप्टर में। तो अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है, अब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे।